नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजर के जो चैप्टर है आपका उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और रिक्त स्थान देख लिए थे। आज हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बचा कुचा जो आपका लेक्चर है उसको हम पूरा चैप्टर है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों जो मैंने लेक्चर लिया हुआ है इसका फर्टिलाइजर का, उसको खास तौर पे इस लेक्चर के पहले उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने आपको वो प्रस्तुत की थी। उन्हीं जानकारियों के आधार पे हम इस चैप्टर को, मैंने आपको बताया भी था कि इस चैप्टर को हम उन्हीं जानकारियों के आधार पे कवर करेंगे। अगर आपको वो सारी चीजें याद हो जाती हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आराम से आपके नोट्स बना लेने हैं और फिर धीरे धीरे उन चीजों को याद करके इस सारे चैप्टर को हमको क्या करना है बच्चों, कवर करना है। ये हमारा चौथा चैप्टर कवर होने जा रहा है। बच्चे कुछ जो भी चैप्टर है बहुत जल्दी हम इसको पूरी श्रृंखला को खत्म करके एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। इससे पहले बच्चों, जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। जिन बच्चों को इंग्लिश में ये कंटेंट चाहिए है, आप हमारा जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में उससे ज्वाइन होके और वहाँ पे आप इस चीज को पा सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी लिख के उन सबको पूछ सकते हैं। यहाँ तक बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आगे आज हम देखने वाले हैं बच्चों, आगे हम इसमें देखेंगे आज सत्य और असत्य की कहानी जो है वो हम उसको हम करने पूरी जा रहे हैं। तो बच्चों अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे जो पहला क्वेश्चन आता है बच्चों इस चैप्टर का, वो आता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पौधों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है या नहीं है। पहला जो क्वेश्चन आता है, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो बच्चों इंग्लिश में आता है कि द नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास जो है वो पौधों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है या नहीं है। पहले दिन से बच्चों जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था जो था हमारा पादप पोषण, या जैसे मैंने बोला था प्लांट न्यूट्रिशन, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जरूरी जो एसेंशियल है हमारे पौधों के लिए वो मेनली तीन है और इन्हीं को हम फर्टिलाइजर और भी बोलते हैं। और इन्हीं की पूर्ति के लिए हम क्या है पौधों में बहुत अधिक मात्रा में अपना किसान, अपना भाई अपना क्या करता है, पैसे खर्च करके इन्हीं न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए फर्टिलाइजर को खेत में डालता है। तो ये बताइए बच्चों, ये सत्य हुआ या असत्य हुआ? अगर हम इसका आंसर देखें बच्चों तो निश्चित तौर पे ये क्या होने वाला है, हमारा सत्य होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि अमोनियम सल्फेट काला तथा दानेदार होता है। अमोनियम सल्फेट नाम का जो फर्टिलाइजर है जो काय के लिए बच्चों नाइट्रोजन प्रदान करता है, अमोनियम और सल्फर का। क्वेश्चन में बच्चों आपको ये बताना है कि अमोनियम सल्फेट में कितना नाइट्रोजन और कितना सल्फर पाया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। और किन फसलों के लिए अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये बताना है कि द अमोनियम सल्फेट इज द ब्लैक और ग्रेनुलर। अमोनियम सल्फेट काला और दानेदार है या नहीं है, सत्य असत्य में हमको उसमें आंसर देना है बच्चों। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाता है बच्चों, निश्चित तौर पर ये गलत है। क्योंकि जो काले रंग का होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास। जो म्यूरेट ऑफ पोटास है वो हल्के भूरे और काले रंग में आता है। और वहीं अगर हम दानेदार फर्टिलाइजर की बात करें तो जैसे अपना क्या बच्चों डीएपी, डीएपी के बाद अगर हम बात करें बच्चों अपने यूरिया, ये क्या होते हैं, हमारे दानेदार फर्टिलाइजर होते हैं। बल्कि हमारा अमोनियम सल्फेट ना कि काला होता है और ना ही ये दानेदार फॉर्म में पाया जाता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें हम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे हम बोलते हैं CAN, क्या CAN को किसान खाद बोला जाता है या नहीं बोला जाता है? इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज ऑल्सो नोन एज किसान खाद। ये मैंने आपको बताया था किस तरीके का हमको याद रखना है। इसमें एक पॉइंट और था बच्चों आपका इस फर्टिलाइजर में जो आपको याद रखना था कि किसान खाद को ही हम CAN बोलते हैं और ये कैसे नेचर का या कैसी प्रवृत्ति का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो किसान होता है वो कैसा होता है बच्चों, सीधा साधा होता है, उदासीन होता है। तो हम इसलिए हम कैसे याद रखना है कि ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है। मतलब मृदा पे इसका ना ही क्षारीय प्रभाव पड़ता है ना ही इसका अम्लीय प्रभाव पड़ता है, ये बीच बीच का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उदासीन बिहेवियर, उदासीन नेचर या उदासीन प्रवृत्ति या न्यूट्रल जो नेचर है उसको कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो CAN है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, क्या इसे हम किसान की खाद कहते हैं या नहीं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन भी गया है और ये अपना 100% सत्य है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसे हम DAP के नाम से जानते हैं, वो कत्थई रंग का दानेदार उर्वरक है जो क्षारीय एवं चूनेदार मृदाओं के लिए सफलतापूर्वक उपयोग में लिया जाता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP इज द ब्राउन कलर्ड ग्रेनुअल फर्टिलाइजर विच इज सक्सेसफुली यूज्ड इन द एल्कलाइन और कैलकेरियस सॉइल। एल्कलाइन क्या होता है बच्चों, ऐसी मृदाएं जहां पे क्षार की जो संख्या है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। मतलब क्षारीय आयन जैसे सोडियम के हो गए अपने और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड वगैरह क्या हो जाते हैं, अगर मृदा में जम जाते हैं तो मृदा हमारी क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। वही कैलकेरियस सॉइल क्या बोलते हैं, ऐसी सॉइल जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एल्कलाइन सॉइल। तो आपको ये बताना है कि DAP का रंग जो है वो कत्थई और दानेदार उर्वरक है तथा ये क्षारीय और चूनेदार मृदाओं में सफलतापूर्वक उर्वरक उपयोग किया जाता है या नहीं। आपको सत्य असत्य लिख के जो है अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल सत्य कर जो कि है ये
आंसर है इसका क्या है बच्चों, सत्य है। ये क्षारीय एवं चूने वाली या कैल्शियम सॉइल में सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट, बच्चों को आंसर में या कमेंट सेक्शन में आपको ये जवाब देना है कि डीएपी में कितना परसेंट नाइट्रोजन और कितने परसेंट फास्फोरस पाया जाता है। बच्चों यहीं से आपके 3 क्वेश्चन बन चुके हैं डीएपी से। इससे पहले जब हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े थे उधर से भी हमारे 2 क्वेश्चन है वो कि डीएपी से बने हुए थे। अगला हम देखें कि नील हरे शैवाल, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो धान में औसतन प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का योगीकरण करती है। अगर इंग्लिश में देखें ऑन एन एवरेज 30 किलोग्राम नाइट्रोजन कौन देता है बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी काय में देता है, धान के काय में बच्चों फील्ड में प्रति हेक्टेयर। मतलब आप एक ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, एक एजोला फर्न है, एजोला नाम की क्या है बच्चों, फर्न है। फर्न बोलते हैं हम छोटे छोटे क्या पौधे। इस प्रकार से एजोला नामक एक फर्न है जिनमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। इसके ऊपर क्या होती है बच्चों, जो एल्गी होती है वो क्या करती है, अपना विकास करती है। इस पौधे के ऊपर क्या करती है बच्चों, एल्गी अपना विकास करती है। और ये क्या करती है, नाइट्रोजन में पाए जाने वाले, एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन का, काय में बच्चे वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को फिक्स करके ये क्या कर देती है बच्चों, पौधों के लिए उपयोगी फॉर्म में क्या करती है बच्चों, चेंज कर देती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या इंग्लिश में हम बोले तो नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे, नाइट्रिफिकेशन या यौगिकीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, मैंने आपको पहले भी इस बारे में बता दिया है। तो क्या ये सही है कि जो ब्लू हरी रिंग एल्गी है उसको अगर आप धान के 1 हेक्टेयर पेड़ में लगाएंगे, 1 हेक्टेयर धान में जहां लगी है उधर पे अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गी लगा देंगे तो वो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की जो मांग है फसल की उसको पूरा कर देगी। तो ये आंसर भी हमारा क्या है बच्चों, अगर हम इस आंसर की बात करें तो ये आंसर भी हमारा सत्य है। असत्य सिर्फ कौन सा है कि जो अमोनियम सल्फेट है वो काला और दानेदार नहीं होता है। बाकी हमने जितने भी हमने यहाँ पॉइंट्स पढ़े हुए हैं वो बिल्कुल सत्य पॉइंट बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये बन रहे हैं हमारे सत्य सत्य में से। अच्छे से इनको पढ़ना है और अच्छे से इनको समझना है। इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं बच्चों, अगला आता है हमारा सही जोड़ी। सही जोड़ी अगर जिस बच्चों ने इससे पहले मेरा जो लेक्चर लिया है या इससे पहली वाली क्लास ली है उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जानी है इस सही जोड़ी को सही करने में। अब देखिए बच्चों, अगर हम देखते हैं डीएपी, तो डीएपी का सीधा फुल फॉर्म क्या बन जाता है बच्चों, डाई अमोनियम फॉस्फेट। दूसरा हमारा बन जाता है बच्चों सुपर फॉस्फेट। मैंने उस दिन आपको पढ़ाए थे सुपर फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट और डबल फॉस्फेट पढ़े थे हमने उस दिन। उसके बाद क्या है बच्चों, हम अमोनियम सल्फेट। उसके बाद हम क्या आते हैं, अमोनियम सल्फेट के बारे में। तीसरा हमारा आ जाता है म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास को हम क्या बोलते हैं बच्चों, KCl, पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि बच्चों कौन से फर्टिलाइजर में से कौन सा हमको न्यूट्रिएंट मिलता है, कौन से फर्टिलाइजर में से कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है। अगर हम बात करें बच्चों डीएपी की, जिसे हम बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो क्या ये हमारा फॉस्फोरस है, क्या इसमें हमारा नाइट्रोजन है, क्या इसमें हमारा पोटास है, या ये हमारा एक कंपाउंड, कंपाउंड मतलब जिसमें एक से अधिक यौगिक पाए जा रहे हैं। तो डीएपी हमारा निम्न में से कौन से प्रकार का यौगिक है। तो अगर इसका हम आंसर देखते हैं बच्चों, तो डीएपी जो है वो हमारा एक यौगिक क्या है बच्चों, यौगिक उर्वरक है। मतलब इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों चीजें पाई जाती हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था ऐसा उर्वरक जिनमें से एनपीके में से, ऐसा उर्वरक जिनमें एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास में से किन्हीं 2 चीजों की उपलब्धता हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, यौगिक या फिर कंपाउंड उर्वरक के नाम से जानते हैं। तो डीएपी में भी बच्चों नाइट्रोजन और फॉस्फोरस 2 हैं, इसलिए हम इसका आंसर क्या लेंगे बच्चों, कंपाउंड फर्टिलाइजर। अगर हम हिंदी में बात करें तो हम यौगिक उर्वरक के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया बच्चों हमारा सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट क्या है बच्चों, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। जैसा कि नाम में ही इसमें लिखा हुआ है सुपर फॉस्फेट, एसएसपी के जिसके नाम से जानते हैं। तो फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस। यही देखिए आप इंग्लिश में भी फॉस्फेट मतलब क्या जाएगा बच्चों, फॉस्फोरस। उसके बाद आया अपना क्या, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम और सल्फेट ये काय के लिए बच्चों, ये नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही प्रदान करता है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही प्रदान करता है, इसलिए इसका आंसर क्या लेंगे बच्चों, ये नाइट्रोजन धारी उर्वरक है या नाइट्रोजन उक्त उर्वरक है। अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे हम बोलते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड में क्या है बच्चों, नाम में ही पोटेशियम, तो आंसर में भी पोटेशियम या पोटास युक्त उर्वरक आएगा। ये देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सही जोड़ी निकल के यहाँ पे आ रही है, और ये हम पहले भी इसको कवर कर चुके हैं, जो मैंने आपको एक एक करके हर उर्वरक के बारे में बताया था। ये हमारे बच्चों जो 1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर पे अगर हम बढ़े तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों वो आ रहा है सर्वोत्तम फॉस्फोटिक उर्वरक का नाम लिखिए। मतलब ऐसा उर्वरक जिसमें हमारा फॉस्फोटिक जो सबसे अच्छा पाया जाता है या सबसे अच्छा माना जाता है फॉस्फोटिक श्रेणी का। किस श्रेणी का बच्चों, फॉस्फोटिक मतलब जो हमको फॉस्फोरस प्रदान करता है वो कौन सा है हमारा बच्चों, सिंगल सुपर फॉस्फेट, या जैसे हम बोलते हैं सुपर फॉस्फेट या एसएसपी या एसपी के नाम से जिसे जाना जाता है। मतलब इसमें क्या पाया जाता है बच्चे, सबसे अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है, फॉस्फोटिक उर्वरक है ये, और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला भी यही है, जिसका नाम क्या है बच्चों, एसएसपी या सुपर फॉस्फेट। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मृदाओं की
उपज जो है वो शक्ति को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में देखें हम बच्चों, व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड व्हिच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म मतलब छोटा, जीव मतलब जिनमें जीवन हो या जिनके अंदर क्या हो बच्चों, जीवन हो। ऐसे सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, मृदा में उसकी उर्वरकता को बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी बायोलॉजिकल या उसकी अगर हम बात करें जैविक जो गुण है मृदा के, उनको क्या कर देते हैं बच्चों, बढ़ावा देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको अगर हम देखें बच्चों, इसका आंसर क्या है बच्चों, बायो फर्टिलाइजर। क्या है बच्चों? बायो फर्टिलाइजर। इसके ये क्या में पाए जाते हैं बच्चों? बायो फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया था, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जैविक जीव पाए जाते हैं और जब आप उनको मृदा में मिलाते हैं तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करके मृदा में नाइट्रोजन के परसेंटेज को ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे कि पौधे की वृद्धि, पौधे की पैदावार और पौधे का उपज तीनों चीज क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? जैविक उर्वरक नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी ऐसे जीव उर्वरक का, जैव उर्वरक का नाम बताइए जो किसी भूमि में चावल के उत्पादन को 50% तक बढ़ा देता है। देखिए बच्चों, अगर कोई ऐसा उर्वरक किसान को मिल जाता है जिसको अगर वो खेत में डाले, उसका उत्पादन बच्चों 50% तक बढ़ जाए, तो सोचिए कितनी अच्छी चीज की बात है ये। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें बच्चों, नेम एनी बायो फर्टिलाइजर विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस ऑफ लैंड बाय 50%। मतलब अगर आप खेत में डालेंगे और आपके खेत की जो उपज है धान के खेत की, वो 50% तक बढ़ जाएगी, तो बच्चों इसका नाम क्या है? एजोला। इससे पहले भी हमने कवर किया है, एजोला बच्चों क्या है? एक प्रकार का फन है जो अपना एजोला के ऊपर फन लगती है और उसको क्या करती है बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है और राइस की जो उपज है उसको लगभग लगभग 50% तक बढ़ा देती है। एक रासायनिक उर्वरक का नाम उपयोग परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई अम्लीय को भूमि में क्या मिलाकर कम किया जाता है? मान लीजिए आपने किसी उर्वरक को डाला और भूमि में उस चीज का, उर्वरक का जो प्रभाव पड़ा या भूमि की जो प्रवृत्ति हुई, किसके कारण बच्चों? उस उर्वरक के डालने से वो अगर अम्लीय हो जाती है, तो आप ऐसा मृदा में क्या मिलाएंगे कि उसकी अम्लीयता खत्म हो जाए? इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इससे पहले चैप्टर में मैंने इसका आंसर बताया था, एक परिभाषा पूछी थी कि आप इसकी परिभाषा बताइए। जैसे हमने बोला था बच्चों, भूमि सुधारक। क्या बोला था हमने उसको? भूमि सुधारक। आपने देखा था कि नहीं देखा था? तो इसी में, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, भूमि सुधारक का उपयोग करेंगे। वो भूमि सुधारक क्या करेगा? ये अम्लीय प्रवृत्ति है जो एसिडिक नेचर है काय का बच्चों, सॉइल का, उसको क्या कर देगा? चेंज कर देगा। वो की है अपना चूना, जैसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, लाइम। इंग्लिश में हमने से बोला था सॉइल अमिडमेंट्स। क्या बोला था? सॉइल अमिडमेंट्स, भूमि सुधारक। मतलब ऐसे सुधारक जिनको डालने से क्या हो बच्चों, ये जो अपनी मृदा है उसकी दशा को परिवर्तित कर दें, वो क्या कहलाते हैं? भूमि सुधारक। तो आपका क्वेश्चन वही बना कि व्हाट कैन बी द एडेड टू द सॉइल टू रिड्यूस द एसिडिटी कॉज्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब आप बहुत अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो उनका दुष्परिणाम क्या होगा? उनका दुष्परिणाम बच्चों ये होगा कि मृदा में जो भौतिक गुण है या मृदा का जो रासायनिक गुण है वो क्या होगा बच्चों? अम्लीय हो जाएगा। और अम्लीय हो जाएगा तो उसको हमको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो क्या है बच्चों, पौधों की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे बच्चों? चूना, या फिर इंग्लिश में जैसे हम लाइम बोलते हैं। ये रहे बच्चों आपके क्या, ये आपके एक जो वाक्य है या एक शब्द में उत्तर है वो हमने पूरे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, जो हमारा आता है क्या बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे हम क्या बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न का। पहला प्रश्न चैप्टर का नाम, तो पहले प्रश्न का नाम भी वही कि उर्वरक किसे कहते हैं। जब तक आपको उस चैप्टर से संबंधित चीजों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमको सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज द फर्टिलाइजर, या उर्वरक किसे कहते हैं। तो उर्वरक किसे कहते हैं बच्चों, अगर हम इसकी परिभाषा देखें कि उर्वरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। जो कि है बच्चों, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कहाँ बच्चों, कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार करके प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपको क्या रखना है बच्चों, उर्वरक क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? रासायनिक। मान लीजिए आपने लिखा अमोनियम नाइट्रेट, तो ये देखिए आपका क्या बन गया, रसायन बन गए। इसमें एक अमोनियम का अणु है और एक नाइट्रेट का अणु है। जैसे आपने देखा बच्चों, आपने देखा यूरिया, यूरिया का जो फॉर्मूला आपका बनता है एमाइड फॉर्म में जो इसमें पाया जाता है, तो ये हो गया आपका क्या बच्चों, यूरिया का फॉर्मूला। तो ये सब क्या है, रासायन है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, उर्वरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, जब आप इनको खेत में डालोगे तो खेत में क्या करेंगे, नाइट्रोजन को देंगे। डीएपी को डाला तो पोटेशियम को दे दिया, पोटास को डाला तो अपना पोटास दे दिया, टीएपी को डाला तो फास्फोरस दे दिया, यूरिया को डाला तो नाइट्रोजन दे दिया। तो ये क्या दे रहे हैं बच्चों, मृदा में न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व दे रहे हैं। और पोषक तत्व क्या करेंगे, मृदा की उर्वरता को बढ़ा देंगे। इसलिए इसकी डेफिनेशन में हमने क्या लिखा कि उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भूमि की उर्वरकता को बढ़ा देते हैं। अब ये बनते कहाँ है बच्चों, घर में तो ये इनको बना नहीं जा सकता। घर में क्या बनता है बच्चों, जैसे आपकी खाद हो गई, कंपोस्ट हो गई। लेकिन उर्वरक कहाँ बनते हैं, कारखानों में
कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं और इनका उपयोग क्या होता है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने में किया जाता है। वे क्या कहलाते हैं बच्चों, उर्वरक कहलाते हैं। इसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट और यूरिया आदि। ये आपकी डेफिनेशन है। शॉर्ट आंसर आता है, अगर वेरी शॉर्ट मतलब लघु उत्तरीय क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन को आप जरूर से जरूर उसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो फर्टिलाइजर क्या है बच्चों, तो फर्टिलाइजर आर ऐसे सब्सटेंसेज विच आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं, काम में बच्चों फैक्ट्री में। इनका उपयोग क्या होता है, इनका यूज होता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। दे आर द प्रिपेयर्ड होते हैं या क्या होते हैं बच्चों, उसके बाद ये इनको यूज किया जाता है। दे कंटेन वन एंड मोर न्यूट्रिएंट, जैसे कि अमोनियम सल्फेट और यूरिया। इसमें आप क्या लिख सकते हो बच्चों, उदाहरण में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, ये हमारी परिभाषा हो गई उर्वरक की, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। इसको आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस चैप्टर को जब से मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने ये कई बार आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ पे आया कि नाइट्रोजन देने वाले किसी दो उर्वरकों के नाम लिखने हैं। मतलब ऐसे उर्वरकों के नाम जो क्या करते हैं, हमको नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, उनके हमको नाम अगर हम बात करें बच्चों, तो नाइट्रोजन प्रदान करने वाले मैंने आपको 4 प्रकार के उर्वरक बता दिए थे। 4 प्रकार में से हमने सब में 2-2 पढ़े थे, मतलब 10 उर्वरकों के आपको नाम याद है। उनमें से आप किन्हीं दो का जो आपको पसंद हो, जैसे यूरिया आपको पसंद है तो आप यूरिया का नाम लिख सकते हैं, वो सुना हुआ भी है। अगर हम बात करें बच्चों, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया अपना, अमोनियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनमें नाम लिख सकते, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये आप सारे नाम इनमें लिख सकते हैं जो नाइट्रोजन प्रदान करने वाले उर्वरकों के नाम अगर हम बात करें। इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनका संगठन भी लिख सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट में इतने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, अमोनियम सल्फेट में इतने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये क्या है बच्चों, आपकी जो लिखावट है उसको सुधारेगी और आपके अच्छे नंबर जो आने आने की जो है संभावना को क्या कर देती है, वरना बढ़ा देती है। अगर हम बात करें पोटास युक्त किन्हीं दो उर्वरकों के नाम, ऐसे उर्वरक जिनमें पोटास पाया जाता है, तो अपना पोटेशियम कार्बोनेट और एक पोटेशियम क्लोराइड। समझ में आया बच्चों, एक अपना पोटेशियम कार्बोनेट और एक हो गया अपना पोटेशियम क्लोराइड। ये है अपने ऐसे उर्वरक जो क्या करते हैं, हमको डाई अमोनियम, ये आप लिख सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास भी लिख सकते हैं। वो हमारे क्या है बच्चों, ये अपने पोटास युक्त उर्वरकों के नाम अगर हम बात करें तो ये अपने पोटास युक्त है। किन्हीं दो यौगिक उर्वरकों के नाम लिखिए। दो मतलब हो गया अपना बच्चों ऐसे यौगिक, यौगिक मतलब आप समझ गए हैं, ऐसे उर्वरक जिनमें दो न्यूट्रिएंट से ज्यादा या दो न्यूट्रिएंट कम से कम पाए जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट एक ही उर्वरक में अगर पाया जाता है तो वो यौगिक, या फिर इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड फर्टिलाइजर कहलाता है। इसकी अगर हम बात करें तो एक हो गया आपका डीएपी और एक हो गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट। एक हो गया आपका डीएपी और एक हो गया बच्चों आपका क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। डीएपी में भी अमोनिया मतलब नाइट्रोजन प्लस पोटेशियम दोनों पाए जा रहे हैं, फास्फोरस और अपना नाइट्रोजन दोनों पाए जा रहे हैं। वही अगर हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट की, तो उसमें भी अपना क्या है बच्चों, पोटेशियम और अपना एक हो गया अपना क्या, नाइट्रोजन, दोनों ही इसमें चीजें उपलब्ध है। समझ में आया बच्चों आपको, डाई अमोनियम फॉस्फेट और अपना एक हो गया क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। ये दो आपके ऐसे फर्टिलाइजर है जो आपके कंपाउंड या फिर यौगिक फर्टिलाइजर या उर्वरकों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बच्चों बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना यहाँ पे आ रहा है, वो है टॉप ड्रेसिंग से आप क्या समझते हैं। इससे पहले भी मैंने बता दिया था, टॉप का मतलब होता है बच्चों ऊपर, और ड्रेसिंग मतलब होता है छिड़कना या किसी चीज को लगाना। तो जब आप खेत में मिट्टी के ऊपर क्या होते हैं बच्चे, पौधे उगते हैं। ये आपकी मृदा है, इसके ऊपर क्या उगेगा, पौधा उगेगा, और आप इसके ऊपर अगर किसी चीज का छिड़काव करोगे तो वो क्या कहलाएगा, टॉप ड्रेसिंग कहलाएगा। इसकी अगर हम परिभाषा देखें बच्चों तो क्या आती है, कि हम खड़ी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग करना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। यह धान और गेहूं जैसी सघन बुवाई वाली, क्या बच्चों, बहुत जो फसलें हैं वो बहुत क्या है, बहुत सघन मतलब बहुत घनापन है, मतलब बहुत घनी की हमने क्या की है, बुवाई की हुई है। तो उसमें मिट्टी में या नीचे हमको क्या है बच्चों, फर्टिलाइजर या उर्वरकों को डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पंप से या डायरेक्ट क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को खड़ी फसल के ऊपर ही छिड़क देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। यह मुख्यतः पास पास या कम दूरी वाली जिन ऐसी फसलें जिनका फसल अंतरण कम होता है, उन दूरी वाली कम दूरी वाली फसलों में इस चीज का उपयोग या इस विधि का उपयोग, फर्टिलाइजर छिड़कने की इस विधि का उपयोग किया जाता है। जिन जिन फसलों में हम क्या देखें बच्चों, धान और गेहूं जैसी सकन बोई जाने वाली फसलों में उर्वरकों, विशेष रूप से नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का छिड़काव किया जाता है, जिसका उद्देश्य बढ़ते पौधे को आसानी से नाइट्रोजन उपलब्ध कराना होता है। अगर हम इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, तो इंग्लिश में हो जाएगा हमारा, टॉप ड्रेसिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अ फर्टिलाइजर टू द स्टैंडिंग क्रॉप। मतलब जो हम स्टैंडिंग क्रॉप में फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं तो वो हमारा टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। इट इज द स्प्रेइंग ऑफ द फर्टिलाइजर, स्पेशली नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, मतलब जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स हैं उनका हम उपयोग टॉप ड्रेसिंग में करते हैं, क्योंकि क्या है बच्चों, नाइट्रोजन की जो हानि है वो बहुत तेजी से होती है, और अगर जितनी जल्दी पौधा उनको अपने अंदर ले लेगा उतनी जल्दी वो खत्म हो जाएंगे और उनकी हानि होने से रुक जाएगी। अगर एक बार वो मृदा में पहुंच गया तो या तो वो क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों
वोलेटिलाइजेशन या फिर वो किसी और तरीके से लीचिंग वगैरह होके वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि नाइट्रोजन को हम इस प्रकार से पौधों पे डालें कि पौधा लेते ही उसको अपने अंदर ग्रहण कर ले, जिससे कि उसकी हानि कम हो जाए। तो जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर है मुख्यतः हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि धान में, पैडी और अपने काय में बच्चों बीट में, विद द एम टू सप्लाइंग रेडिली अवेलेबल नाइट्रोजन टू द ग्रोइंग प्लांट। ये हो गई आपकी क्या बच्चों, टॉप ड्रेसिंग। यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी देख लिया टॉप ड्रेसिंग की, और उसका हमने उदाहरण भी देख लिया है, उसका हमने ऑब्जेक्टिव भी देख लिया है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजर डालने का उद्देश्य हमारा क्यों है या क्या है, वो भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। ये फिर तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे किसान भाई है, ये हमारी खड़ी फसल है। अब ये फसल है जो बच्चों ये कितने नजदीक लगी हुई है कि इधर पे मिट्टी को देख पाना या मिट्टी में नीचे मिट्टी में डालना फर्टिलाइजर बहुत मुश्किल होता है। तो ये किसान भाई क्या करते हैं बच्चों, खड़ी फसल में ही डायरेक्ट क्या करते हैं, हाथ से लेके छिड़काव विधि से पूरे खेत में फर्टिलाइजर को छिड़क देते हैं, और ये कहलाता है हमारा टॉप ड्रेसिंग। क्या कहलाता है बच्चों, टॉप ड्रेसिंग। बिल्कुल इमेज के साथ हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से आपको पूरी वीडियो में बना रहना है और सारे लेक्चर्स को देखना है। इस तरीके से ग्राफिकली हम अगर पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बिना देखे पढ़ते हैं तो बच्चों एग्रीकल्चर जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है और बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं, जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग कर रहे हैं, बट कमी है तो आपने चीजों को या तो देखा नहीं है या उस हिसाब से इनको समझा नहीं है, तो आपको ये रटने की जरूरत पड़ती है। बट अगर आप अच्छे से इनको उस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे तो एग्रीकल्चर को कभी भी आपको कोई भी चीज इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये ऑन फील्ड होने वाली चीजें हैं। और जब तक आप इनको देखेंगे नहीं, जब तक आप इनको समझेंगे नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगला आ जाता है अपना बेसल ड्रेसिंग। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, टॉप ड्रेसिंग। टॉप मतलब क्या होता है, ऊपर, ऊपर मतलब खेत के ऊपर मतलब फसल, और फसल के ऊपर हमने छिड़क दिया फर्टिलाइजर। वहीं अगर हम बेसल की बात करेंगे तो बेसल मतलब होता है बच्चों नीचे। बेसल मतलब क्या होता है, नीचे। ड्रेसिंग मतलब होता है छिड़काव या किसी चीज को लगाना। तो अगर इसकी हम देखें कि खेत में बुवाई से पहले अथवा बुवाई के समय खाद क्या है बच्चों, बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। बुवाई के समय उर्वरकों को क्या है बच्चों, प्रसारित करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पूरे खेत में समान रूप से वितरित करने का होता है, या मिट्टी में उसको डायरेक्ट मिलाने का होता है। मतलब कुल मिलाकर जब डायरेक्ट आप मिट्टी में क्या करते हो, फसल बुवाई के समय या फसल बुवाई या उगने से उसको पहले, फसल बुवाई से पहले या फसल बुवाई के समय जब आप डायरेक्ट मिट्टी में क्या करते हो बच्चों, फर्टिलाइजर और उर्वरकों को मिला देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं बच्चों बेसल ड्रेसिंग। इंग्लिश में अगर हम देखें, गिविंग द फर्टिलाइजर बिफोर सोइंग और एट द टाइम ऑफ सोइंग। क्योंकि एक बार अगर पौधा खेत में उग गया और तब उस समय आप छिड़काव करोगे तो वो किस क्या कहलाएगा, टॉप ड्रेसिंग कहलाएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर को पौधा उगने से पहले या पौधा उगने के समय ही हम खेत में छिड़क रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा बच्चों, बेसल मतलब होता है बेस, बेस मतलब आधार, आधार मतलब नीचे, डायरेक्ट हम इसको मृदा में मिला रहे हैं। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है ब्रॉडकास्ट करना फर्टिलाइजर को सोइंग टाइम पे टू यूनिफॉर्म, ताकि क्या हो बच्चों, पूरे खेत में वो यूनिफॉर्मली फर्टिलाइजर फैल जाए और अपना उसको सॉइल में आसानी से मिल जाए। अच्छे से सॉइल में मिलेगा तो क्या है बच्चों, पौधे उसको आसानी से ले पाएंगे। ये परिभाषा हो गई हमारी किसकी बच्चों, बेसल ड्रेसिंग की। इससे पहले हमने देख लिया टॉप ड्रेसिंग। ये क्या है बच्चों, ये हमारी फर्टिलाइजर देने की विधियां। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को पढ़ते जाएंगे तो पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा, और आपको ये भी पता लगेगा कि किस जगह से कब और कब समय कितनी बार कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। अगर क्वेश्चन को हम देखें बच्चों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। आगे चलते हैं बच्चों, ये देखिए ये है आपका टॉप ड्रेसिंग। ये क्या है आपका, सॉरी बेसल ड्रेसिंग। इससे पहले आपने क्या देखा था, टॉप ड्रेसिंग। इसमें हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं, अभी फसल लगी नहीं है, फसल बुवाई से पहले ही खेत में क्या कर रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से फर्टिलाइजर को छिड़क रहे हैं। जिससे होगा क्या, ये फर्टिलाइजर डायरेक्ट सॉइल में, पूरी सॉइल में एक क्या है बच्चों, ये फैल जाएंगे और पूरी सॉइल में मिक्स होकर पौधे को अच्छे से उपयोग होते रहेंगे। तो ये कौन सी विधि है बच्चों, ये है हमारी बेसल ड्रेसिंग। तो ये हमने पढ़ा टॉप ड्रेसिंग और बेसल ड्रेसिंग के बारे में। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसके बाद ये देखिए, ये जो फर्टिलाइजर है इसको किसान भाई ने क्या किया है, ये फर्टिलाइजर को डायरेक्ट यहाँ पे खेत में इन्हें डाल दिया है। तो ये इसलिए क्या है, बेसल ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं, मिश्रित तथा यौगिक उर्वरकों में कोई दो अंतर बताइए। अभी मैंने आपको बताया यौगिक उर्वरक हम दो बार पढ़ चुके हैं। मिश्रित और यौगिक उर्वरकों में अगर अंतर पूछते हैं, मिश्रित भी आप समझ रहे होंगे, मिश्रित मतलब मिला हुआ। मिला हुआ तो क्या है, यौगिक का मतलब भी क्या होता है बच्चों, किसी दो चार चीजों को इकट्ठा जिसके अंदर पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक या कंपाउंड। जब बहुत बहुत सिंपल सिमिलर चीजें एक साथ मिल जाती है तो वो काय का निर्माण करती है बच्चों, यौगिक का निर्माण करती है। और मिक्सिंग भी क्या होती है, मिश्रित भी क्या होते हैं, जब बहुत सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं उसको भी हम मिश्रित कहते हैं। इसलिए जो टर्म है बच्चों, ये क्या है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एक मिनट दीजिए, मैं अपने एक इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बच्चों आपको ये चीजें आसानी से क्या है बच्चों समझ में आ जाएंगी। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें बच्चों मिश्रित या
यौगिक उर्वरकों की। मिश्रित उर्वरक क्या है बच्चों? जब क्या है बहुत सारे उर्वरकों को, मान लीजिए आपने यूरिया और डीएपी को एक साथ मिला के खेत में छिड़क दिया, यूरिया और डीएपी को आपने एक साथ मिलाया और खेत में आपने क्या किया बच्चों? छिड़क दिया, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? वो हमारा कहलाएगा बच्चों मिश्रित उर्वरक। ऐसे उर्वरक, मिश्रित उर्वरक वही उर्वरक होते हैं जिनमें एक से अधिक उर्वरक एक साथ मिले हुए होते हैं। किसान भाई क्या करते हैं, जब उनको 3 फर्टिलाइजर डालने हैं, मान लीजिए जब हम फसल बोते समय एनपीके तीनों को हमको डालना है, मान लीजिए आपको डीएपी डालना है, पोटाश डालना है और यूरिया डालना है, तो अलग अलग ना डाल के किसान भाई जब उनको मिला के एक साथ पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है बच्चों क्या? मिश्रित उर्वरक। वहीं अगर हम यौगिक उर्वरक की बात करें, तो ऐसा उर्वरक जिसमें जो प्राथमिक हमारे तत्व हैं जो एनपीके, उनमें से कम एक से ज्यादा या दो हमारे जो तत्व हैं वो एक ही उर्वरक में अगर पाए जाते हैं, तो उस उर्वरक को हम यौगिक उर्वरक कहते हैं। समझ में आया बच्चों? मिश्रित उर्वरक और यौगिक उर्वरक। इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये क्या हो जाता है बच्चों हमारा? इंग्लिश में अगर हम देखें तो डिफरेंस बिटवीन द मिक्स्ड एंड कंपाउंड उर्वरक। तो मिक्स्ड उर्वरक, मिक्स्ड फर्टिलाइजर आर द फर्टिलाइजर वेयर द टू सिंपल फर्टिलाइजर आर मिक्स्ड टुगेदर। तो द फर्टिलाइजर विच इज मेड, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर। while the compound fertilizer are the fertilizer that contain more than one या टू, at least two प्राइमरी न्यूट्रिएंट, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंड फर्टिलाइजर। ये हो गई आपकी मिक्स्ड फर्टिलाइजर और कंपाउंड फर्टिलाइजर की डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चों, बेसल ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग में, इसमें भी कोई दो अंतर बताना है। इसको हम 2 बार देख चुके हैं। ये देखिए बच्चों 2021 और 22 में और 23 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बेसल ड्रेसिंग या टॉप ड्रेसिंग की बात करें तो बच्चों देखिए, अगर बेसल ड्रेसिंग की बात करें तो इसी बुवाई के पहले या बुवाई के समय मृदा में जब उर्वरक को मिलाया जाता है तो वो बेसल ड्रेसिंग कहलाई जाती है। वहीं अगर क्या बच्चों खड़ी फसल में किसी उर्वरक का छिड़काव किया जाता है तो वह टॉप ड्रेसिंग कहलाई जाती है। इसमें खेत की अंतिम जुताई से पहले उर्वरकों का छिड़काव किया जाता है अथवा बीज के साथ साथ उर्वरकों को मिलाकर भी बोया जाता है। या तो आप क्या करें बच्चों, जब खेत की अंतिम जुताई कर रहे हैं, मतलब जब फसल होने से पहले की जो जुताई रहती है लास्ट वाली, उस समय आप फर्टिलाइजर को मिला दें, या फिर आप फर्टिलाइजर को कब मिलाएं? जब आप बीज बो रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? वो हमारा कहलाएगा बेसल ड्रेसिंग। वहीं अगर हम टॉप ड्रेसिंग में देखें तो इसमें उर्वरकों को सीधी खड़ी फसल में छिड़काव किया जाता है अथवा पानी की होद में उर्वरकों को क्या करते हैं बच्चों? सिंचाई के साथ दिया जाता है। कई जैसे आपने देखा होगा बच्चों ड्रिप इरिगेशन। क्या है बच्चों? एक ड्रिप इरिगेशन। ये क्या है बच्चों? एक सिंचाई की विधि है, जैसे हम बोलते हैं टपका विधि। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम? टपका या मटका विधि। क्या बोलते हैं बच्चों से हम? टपका या फिर मटका विधि। इसमें क्या होता है, बूंद बूंद करके पौधों के पास पानी गिरता है। तो जब आप टपका विधि के लिए अपने खेत में चैनल बिछवाते हैं या क्या बिछवाते हैं बच्चों? पाइप बिछवाते हैं, तो उसमें बच्चों जब आपके नलकूप से पानी निकलता है तो उधर एक डिवाइस लगती है। इसमें क्या करते हैं, आप फर्टिलाइजर को भर देते हैं, तो इधर से पानी निकल के फिर पाइप में जाता है और इस पाइप से टपक टपक के वो पौधों में चला जाता है। इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं फर्टिगेशन। क्या बोलते हैं बच्चों हम? फर्टी इसे हम बोलते हैं फर्टिगेशन। अच्छे से लिख देता हूं मैं। इसे हम बोलते हैं बच्चों फर्टिगेशन। मतलब जब सिंचाई के पानी के साथ फर्टिलाइजर को देना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। इरिगेशन प्लस फर्टिलाइजर बराबर फर्टिगेशन। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, इरिगेशन मतलब सिंचाई। तो फर्टिलाइजर का फर्टी और इरिगेशन का गेशन, तो फर्टिगेशन बन जाता है। क्या होता है बच्चों? इस प्रकार का एक सिस्टम लगा होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, फर्टिलाइजर को भरना होता है, फिर वो फर्टिलाइजर आराम से पानी में घुलते घुलते और पौधों तक वो टपका विधि या जो ड्रिप इरिगेशन रहता है उसके थ्रू पहुंच जाते हैं। तो इसमें वही लिखा है कि पानी की जो सिंचाई के समय उर्वरकों को घोल के सिंचाई के पानी के साथ दिया जाता है। तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? ये भी अपना कहलाएगा टॉप ड्रेसिंग का हिस्सा माना जाएगा। वहीं अगर हम इस चीज को इंग्लिश में देखें बच्चों, तो इन दिस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द फर्टिलाइजर आर एडेड बिफोर द सोइंग। अगर बिफोर द सोइंग और एट द टाइम ऑफ सोइंग आएगा तो वो कहलाएगा बेसल ड्रेसिंग। और अगर आएगा बच्चों ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप में स्प्रेइंग कर रहे हैं आप या ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो वो टॉप ड्रेसिंग कहलाएगा। इसमें फर्टिलाइजर आर स्प्रे किया जाता है बिफोर द फाइनल फ्लोइंग, मतलब जब आप फाइनल फ्लोइंग करेंगे उससे पहले क्या करना है, हमको फर्टिलाइजर मिला देना है। या फिर सीड जब आप सोई करेंगे उस समय भी आप फर्टिलाइजर को खेत में दोगे तो वो भी हमारा बेसल ड्रेसिंग के अंदर आएगा। अगर हम बात करेंगे बच्चों टॉप ड्रेसिंग की, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्टली स्प्रेइंग करते हैं। कहाँ पे करते हैं हम? स्टैंडिंग क्रॉप में। या फिर हम क्या करते हैं बच्चों, फर्टिलाइजर को देते हैं वाटर टैंक में अलोंग द इरिगेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिगेशन। क्या बोलते हैं जिसे हम? फर्टिगेशन। फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन बराबर फर्टिगेशन। समझ में आया बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बेसल ड्रेसमेंट और टॉप ड्रेसिंग में क्या अंतर है। तो ये देख लीजिए बच्चों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बच्चों हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना बनता है यहाँ से,
वो हमारा बनता है बच्चों पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम की कितनी मात्रा होती है। ये तो बच्चों आपको याद करना ही पड़ेगा। जब तक आप उस टेबल को याद नहीं करेंगे इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन संभवतः आपसे कम ही बनेंगे, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों डायरेक्ट जो मात्रा वाले क्वेश्चन है, अमाउंट वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा बनते हैं। जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है वो अपना सरल है, पर ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है बच्चों कठिन निकल के आता है। तो अगर हम बात करें बच्चों पोटेशियम क्लोराइड की, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसमें कितना है बच्चों म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटास होता है। वहीं अगर हम पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो इसमें 48% क्या होता है बच्चों पोटास होता है। इंग्लिश में अगर हम इस चीज को देखें बच्चों तो पोटेशियम क्लोराइड में 60% पोटास और पोटेशियम सल्फेट में 48% पोटास अपना वो है जो कि पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों तो अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है अमोनियम सल्फेट तथा किसान खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा लिखिए। किसान खाद का नाम क्या है बच्चों, आपका केमिकल जो नाम है किसान खाद का वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अमोनियम सल्फेट तथा किसान खाद में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो इसका अगर हम आंसर देखें बच्चों तो अमोनियम जो सल्फेट है उसमें 20.5% कितना बच्चों 20.5, कितना बच्चों 20.5। वहीं अगर हम किसान खाद की बात करें तो किसान मतलब CAN मतलब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में लगभग लगभग हमारा 25% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर हम बात करें अमोनियम सल्फेट में 20.5%, और अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या केन में बात करें तो कितना बच्चों अपना 25% जो कि नाइट्रोजन है वो हमारा इसमें पाया जाता है। एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें बच्चों। उसके बाद मैंने जो आपको पहले टेबल बनवाई थी उस टेबल को भी अगर आप कवर करेंगे तब भी आपकी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उर्वरक कैसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। उर्वरकों को पोषक तत्वों के आधार पर अग्र प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है। देखिए बच्चों व्हाट इज द फर्टिलाइजर क्लासिफाई देम, मतलब हमको फर्टिलाइजर क्या है और उनको क्या करना है क्लासिफाई करना है। ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जो कि हमारा यहाँ से बनता है। तो अगर हम बात करें बच्चों तो उर्वरक कैसे कहते हैं तो हम आप इसे बता सकते हैं। उर्वरक क्या होते हैं बच्चों, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कृत्रिम रूप से कारखानों में उपयोग या बनाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य फसलों को या मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति कर मृदा की उर्वरकता बढ़ाना और फसलों की पैदावार को बढ़ाना होता है। ये क्या है बच्चों आपकी उर्वरकों की परिभाषा होती है। उर्वरक बच्चों दो प्रकार के होते हैं, सरल उर्वरक, मिश्रित उर्वरक और अपना कंपाउंड या यौगिक उर्वरक। ये तीन प्रकार के उर्वरकों का आप नाम भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चों इनका क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन किस हिसाब से है बच्चों, सबसे पहले आया हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के उदाहरण आप क्या लिखेंगे बच्चों, एक तो हमारा यूरिया हो गया, दूसरा हो गया अपना कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। याद रखना है बच्चों सबसे पहले क्या हो गया हमारा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में दो दो चीज हमको याद रखनी है, एक है अपना यूरिया, दूसरा क्या है बच्चों अपना कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। एक यूरिया बच्चों, एक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये दो चीजें जो हमको याद रखनी है ये हमारी नाइट्रोजन में याद रखनी है। दूसरी अगर हम बात करें बच्चों फास्फोरस वाले फर्टिलाइजरों की, तो फास्फोरस फर्टिलाइजर में जो नाम निकल के आता है वो है बच्चों सुपर फॉस्फेट और एक रॉक फॉस्फेट। SSP आप बोल सकते हैं, या फिर आप दूसरा क्या बोल सकते हैं बच्चों रॉक फॉस्फेट भी आप इसको बोल सकते हैं। ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है। तीसरा अगर हम देखें बच्चों पोटासिक फर्टिलाइजर, तो पोटासिक फर्टिलाइजर में क्या जाता है बच्चों अपना पोटेशियम क्लोराइड, और दूसरा आ जाता है अपना पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम क्लोराइड और अपना दूसरा क्या है बच्चों पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों जटिल उर्वरकों की, तो जटिल उर्वरक कौन से हैं, जैसे अपना हो गया नाइट्रोजन फॉस्फेट और NPK का मिक्सचर। नाइट्रोजन फॉस्फेट में क्या है बच्चों नाइट्रोजन भी है और फॉस्फोरस भी है, और आजकल NPK के मिश्रण भी आने लगे हैं, जैसे 12 32 16 आता है, 19 19 19 आता है। 19 19 19 मतलब क्या है बच्चों, इसमें 19 नाइट्रोजन, 19% फॉस्फोरस और 19% क्या है बच्चों पोटास है। 19 19 19 एक आने लगा बच्चों अपना 12 32 16, एक क्या आता है बच्चों अपना 12 32 16। इस प्रकार के आजकल क्या आने लगे हैं NPK के मिश्रण में फर्टिलाइजर आने लगे हैं, जिनका उपयोग भी हम काय के लिए करते हैं बच्चों, जिनका उपयोग भी हम करते हैं मिश्रित फर्टिलाइजरों के यूज में। ये जैसे हम बोल सकते हैं बच्चों कंपाउंड, ये जैसे हम क्या बोलते हैं यौगिक फर्टिलाइजर, जिनका ये मैंने आपको क्या बताया है 19 19 19, जिस प्रकार से 12 32 16 हो गया है। ये क्या है ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिसमें NPK का क्या है बच्चों NPK का पूर्णतः मिक्सचर पाया जाता है। तो ये हो गए बच्चों आपके तत्वों के आधार पर फर्टिलाइजर के वर्गीकरण। तत्व मतलब ये आपके किस कौन से तत्व किस प्रकार के फर्टिलाइजर में पाए जा रहे हैं। जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में ये उदाहरण, फॉस्फोरेट में बच्चों ये, पोटासिक फर्टिलाइजर ये, और ये हो गया अपना जटिल उर्वरक। ये देखा बच्चों हमने क्वेश्चन, जिसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। इसके बाद बच्चों हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ से जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो है मिश्रित उर्वरकों से आप क्या समझते हैं, तो किन्हीं दो के क्या है बच्चों उदाहरण दीजिए।
तो मिश्रित उर्वरकों की अगर हम बात करें तो मिश्रित उर्वरक कैसे हो जाएंगे बच्चों, फसलों की अच्छी पैदावार के लिए विभिन्न तत्वों वाले उर्वरकों को आपस में मिश्रण करने से जो फर्टिलाइजर बनता है वो क्या कहलाता है बच्चों, मिश्रित फर्टिलाइजर कहलाता है। इससे पहले भी इसकी डेफिनेशन पूछी थी, यहाँ मिश्रित फर्टिलाइजर और यौगिक फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर और कंपाउंड फर्टिलाइजर के बारे में पूछा था, तो उधर भी हम इस डेफिनेशन को क्या है बच्चों उपयोग कर सकते हैं। इसका क्या है बच्चों, फसलों की अच्छी पैदावार के लिए या बढ़ावार के लिए विभिन्न तत्वों के उर्वरकों को, मान लीजिए एक नाइट्रोजन तत्व का उर्वरक लिया और एक आपने क्या किया फॉस्फोरस फर्टिलाइजर का या फॉस्फोरक तत्व का उर्वरक लिया और आपस में इनको क्या किया बच्चों मिला दिया, तो अगर ये आपस में मिलने के बाद जो फर्टिलाइजर बनेगा वो क्या कहलाएगा हमारा मिश्रित फर्टिलाइजर कहलाएगा। इसके उपयोग से भूमि में तत्वों में वितरण समान रूप से होता है, जिससे फसलों का उत्पादन क्या है बच्चों बढ़ जाता है। कृषि विभाग ने अपने वर्षों से अनुभव के आधार पर निम्नलिखित उर्वरकों को तैयार किए हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों यूपी मिक्सचर नंबर 1, ये क्या है आपका फर्टिलाइजर का एक नाम है यूपी मिक्सचर नंबर 1। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट और हड्डियों की चूर्ण की समान मात्रा में लेके इनको मिला दिया है और सभी मात्रा में क्या है बच्चों एक फर्टिलाइजर निकला, जिसका नाम क्या है यूपी मिक्सचर नंबर 1, यूपी मिक्सचर नंबर 2। एक भाग सुपर फॉस्फेट और आधा भाग 1.5 भाग अमोनियम सल्फेट के लेके इन्होंने मिला दिए हैं। उस प्रकार से क्या है फर्टिलाइजरों को मिक्सित करके जो हमारा फर्टिलाइजर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों मिश्रित फर्टिलाइजर बोलते हैं। ये आप इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इनके उदाहरण भी लिख सकते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ऐसे फर्टिलाइजर जो प्रिपेयर होते हैं बाय द मिक्सिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स, मतलब 2 एलिमेंट को मिला के जो फर्टिलाइजर क्या है बच्चों बनता है उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर। इनका क्या है बच्चों यूज होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट इन द सॉइल्स व्हिच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, मतलब ये क्या करते हैं फसल की जो है वो अपना फसल का प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें बच्चों कुछ मिक्स्ड फर्टिलाइजर के उदाहरण की तो वो है हमारा कौन सा यूपी मिक्सचर नंबर 1 और दूसरा क्या है यूपी मिक्सचर नंबर 2। इसमें क्या क्या है बच्चों अमोनियम सल्फेट, अमोनियम मतलब नाइट्रोजन देगा, यूरिया भी क्या देगा बच्चों नाइट्रोजन देगा, यहाँ पे देखिए सुपर फॉस्फेट ये फॉस्फोरस देगा, और अपना ये जो बोन मील है ये क्या करेगा बच्चों कैल्शियम वगैरह देने का आपका काम करता है, इसलिए किस श्रेणी में आएगा, ये आएगा हमारा मिक्स्ड या फिर मिश्रित फर्टिलाइजर की श्रेणी में। जिन बच्चों को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही थ्योरेटिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है हमारा मिश्रित उर्वरकों के कोई लाभ लिखिए। 4 लाभ हमको बताने हैं कि मिश्रित उर्वरक क्या है। इससे पहले हमने उनका देख लिया है, उपयोग देख लिया है, मिश्रित फर्टिलाइजर का उदाहरण देख लिया है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों कि उनके लाभ क्या है। तो अगर हम इनकी लाभ की बात करें तो पहला लाभ आता है कि इनके उपयोग से समय तथा श्रम की बचत होती है। एक साथ ही क्या करेंगे बच्चों, अगर चारों फर्टिलाइजर जितने भी आपको फर्टिलाइजर डालने हैं वो अगर आपको एक ही चीज में मिल जाए और एक साथ अगर आप उनको छिड़काव करने से पौधों में या सॉइल में सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट पहुंच जा रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसमें समय की भी बचत होगी और अपनी श्रम की भी बचत होगी। अगर आप चार चार फर्टिलाइजरों को अलग अलग समय पे छिड़क पाएंगे तो आपका समय भी जाया होगा और आपका लेबर भी 4 बार लगेगा। वहीं अगर एक बार में ही आप सारे फर्टिलाइजर को छिड़कवा देते हैं तो समय तथा श्रम दोनों की क्या हो जाती है बच्चों बचत हो जाती है। देयर यूज सेव्स टाइम और लेबर। सेकंड की अगर हम बात करें कि फसलों को उनकी आवश्यकता अनुसार संतुलित पोषक तत्व मिल जाते हैं। हर फसल की क्या है बच्चों पोषक तत्वों की मांग अलग अलग है। जैसे इंसानों की है बच्चों, बड़ा इंसान कुछ ज्यादा खाता है, छोटे बच्चे कम खाते हैं, उसी प्रकार फसलों की भी अलग अलग क्या होती है बच्चों उर्वरकों की या पोषक तत्वों की मांग जो है वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए क्या है इन फर्टिलाइजर को हर फसल के हिसाब से उसी मात्रा में हर चीज इसमें पाई जाती है जितना कि उस फसल को अच्छे से पैदावार करने में लगता है। जिससे होता क्या है बच्चों फसल को उनकी आवश्यकता अनुसार संतुलित पोषण मिल सकता है। अगर हम इंग्लिश में देखें बच्चों द क्रॉप गेट द बैलेंस न्यूट्रिएंट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। जो भी फसल की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से उसको बैलेंस न्यूट्रिएंट मिलेगा। थर्ड अगर हम बात करें तो बच्चों को क्या है विभिन्न पोषक तत्वों का वितरण पूरे खेत में समान रूप से किया जा सकता है। मान लीजिए आप कोई एक जैसे अपना यूरिया है बच्चों, उसकी अगर हम बात करें गेहूं में, अगर हम धान में बात करें बच्चों यूरिया की पैडी जिसे हम बोलते हैं उसमें लगभग लगभग 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमको किसकी जरूरत है, यूरिया की जरूरत है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें बच्चों तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम सिर्फ जिंक लगना है। तो अगर जिंक कम मात्रा में यूरिया ज्यादा मात्रा में, तो यूरिया अगर ज्यादा मात्रा में तो पूरे खेत में समान रूप से छिड़का जा सकता है। लेकिन जो 25 किलो जो हमारा जिंक आता है बच्चों उसको अगर आप छिड़कते जाएंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, हो सकता है पूरे खेत में ना फैले। लेकिन अगर हमने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया तो वो समान मात्रा में क्या होंगे बच्चों पोषक तत्व वितरण समान रूप से किया जा सकता है। ज्यादा के साथ आपने कम मिला दिया तो जो भी क्वांटिटी बनेगी आप समान रूप से उसको पूरे खेत में मिला सकते हैं। डिफरेंट न्यूट्रिएंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन द फील्ड, इन द एंटायर फील्ड। समझ में आया बच्चों, ये हमारा तीसरा लाभ हो गया। चौथा लाभ क्या है बच्चों, इनके संग्रहण करने में आसानी रहती है। मतलब जब इनकी स्टोरेज करते हैं
तो इट्स इजी टू स्टोर देम। ये क्या है बच्चों हमारे मिक्स्ड फर्टिलाइजर, यहाँ अगर हम बात करें मिश्रित उर्वरकों के कुछ एक चार जो है वो लाभ हमने पढ़ लिए हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, मिश्रित उर्वरकों को तैयार करते समय कौन कौन सी हमको सावधानियां बरतनी है। ऐसा नहीं है बच्चों कि हमने फर्टिलाइजर अलग अलग खरीद के लेके आए और घर में आके उनको मिला दिए, अगर इस तरीके से करोगे तो फसलें हो जाएंगी हमारी कबाड़। इसलिए क्या करना है बच्चों, इनको हमको अलग अलग फसलों को अलग अलग मांग प्राप्ति के अनुसार अलग अलग फर्टिलाइजर का अलग अलग नेचर के अनुसार हमको क्या करना है, इनको मिलाना होता है। इनके लिए बच्चों साइंटिफिक नॉलेज चाहिए है। इसलिए अगर हम देखें कि करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी है, तो सबसे पहले क्या उर्वरकों को पक्के फर्श पर लकड़ी की सहायता से मिलाना चाहिए, रबड़ के दस्ताने पहन के मिलाना चाहिए। जैसे आपने बताया था बच्चों एक विस्फोटक फर्टिलाइजर था, तो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक फर्टिलाइजर है, उसका उपयोग अगर आपने अच्छे से नहीं किया और अगर वो फट गया तो इससे क्या है मौत भी हो सकती है। इसलिए इनको मिश्रित फर्टिलाइजर बनाते समय या हमारे मिक्स्ड फर्टिलाइजर बनाते समय हमको बहुत अच्छे से सावधानी बरतनी होती है। तो अगर हम बात करें तो उर्वरकों को पक्के फर्श पे लकड़ी की सहायता से मिलाना चाहिए और रबड़ के हमको क्या करने हैं बच्चों, दस्ताने पहन लेने हैं। कब? जब हमको मिश्रित फर्टिलाइजर बनाना है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या जाता है बच्चों, फर्टिलाइजर शुड बी मिक्स्ड ऑन द, क्या है बच्चों जो हमारा पक्का वाला फ्लोर है, विद द सीमेंटेड फ्लोर, अगर आप यहाँ लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वुडन स्टिक एंड द वर्क शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ रबर ग्लव्स। रबर के आपको क्या कहने हैं बच्चों, ग्लव्स पहनने हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर में चूना राख को नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इसे मिलाने से फॉस्फोरस स्तर हो जाता है और पौधों के लिए अवशोषित नहीं होता है। अगर आप फॉस्फोरस को क्या करोगे बच्चों, चूने के साथ या राख के साथ अगर मिला दोगे तो दो अगर ये सेम नेचर के जो फर्टिलाइजर रहेंगे आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होंगे तो अगर ये आपस में स्थिर हो जाएंगे, स्थिर मतलब ये इधर से उधर इनकी मूवमेंट है वो बंद हो जाएगी, और अगर इनकी मूवमेंट या चलता बंद हो गई तो ये पौधे के लिए क्या है बच्चों, उपस्थित नहीं रहेंगे, ये हो जाएंगे एक जगह फिक्स। और एक जगह फिक्स हुए तो पौधा इनको ग्रहण नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपने जो जिस जिस काम के लिए इनको डाला था वो काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा। लाइम मतलब चूना और एस मतलब बच्चों राख, इनको एक साथ हमको क्या क्या करना नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। क्योंकि जो फॉस्फोरस कंटेनिंग अगर आप जो फर्टिलाइजर रहेंगे इनके साथ अगर आप मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे और प्लांट के लिए अवेलेबल ये है वो नहीं रहेंगे। ये हो गई बच्चों हमारा दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट एवं नम फॉस्फोरस वाली खादों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इन्हें मिलाने से नाइट्रिक अम्ल धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। मतलब सोडियम नाइट्रेट बेल्ट जो फॉस्फोरस है, अगर आपने गीले फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर को सोडियम के साथ मिला दिया तो ये टुगेदर बिकॉज द मिक्सिंग देम नाइट्रिक एसिड इज ग्रेजुअली रिलीज। क्या होगा बच्चों, जो आपका गीला नाइट्रोजन है या जो गीला है क्या बच्चों फॉस्फोरस है, तो वो जो नमी को अवशोषित करेगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट क्या करेगा, अगर नमी को अवशोषित करेगा बच्चों तो एक नाइट्रिक एसिड बना देगा। एसिड बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड अगर बनाएगा तो नाइट्रोजन हमारा क्या है बच्चों, बर्बाद हो जाएगा और पौधों के लिए क्या है बच्चों, ये उपयोगी नहीं रहेगा, इसलिए इसका उपयोग हम एक साथ नहीं करते हैं। चौथी अगर हम बात करें तो अमोनियम सल्फेट में राख तथा कैल्शियम साइनामाइड नहीं मिलाना चाहिए। अमोनियम सल्फेट में भी हमको राख तथा कैल्शियम नहीं मिलाना है। ये कुछ सावधानियां थी बच्चों जो हमको कब बरतनी है, जब हम मिक्स फर्टिलाइजर बनाते हैं तब हमको ये जो हमने पढ़ी हुई है ये हमको सावधानी इसमें बरतनी है। अगर आप इस तरीके से सावधानी बरत के बनाएंगे फर्टिलाइजर तो निश्चित रूप से आपको उससे फायदा होने वाला है। तो ये देखा बच्चों हमने। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो आ जाता है आपका मिक्स और जटिल उर्वरक में कोई हमको चार अंतर बताने हैं। इसको बच्चों हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप इतनी सारी जो हमारी वीडियोस डलती जा रही हैं इनको अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, और अगर आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं तो आराम से आप पूरा वीडियो को देखें समझें, तो आपको ना याद करने की जरूरत पड़ेगी ना आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, और निश्चित रूप से इस बार आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। जो बच्चे पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे उनको आने वाले भी जो एग्जामिनेशन है, चाहे आपका वो पीएटी हो या जो भी एग्जामिनेशन हो, उसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। जो बच्चे हमसे जुड़ के हमारी कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे कोचिंग लेना चाहते हैं 11वीं से लेके 12वीं, या जो आपकी कॉलेज है एमएससी बीएससी सारी कोचिंग हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोवाइड की जाती है। बहुत अच्छी तरीके से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचर या बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर बच्चों आप हमारे कॉन्टेक्ट करें, निश्चित रूप से आपको सहायता प्रदान की जाएगी। इस बीच बच्चों आपकी जो एग्जाम है 12th की बहुत पास आ गए हैं, अच्छे से आप पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें। आपके जो भी डाउट होते हैं, जिस बच्चे को जिस भी प्रकार की मदद की जरूरत चाहिए, चाहे वो नोट से लेके हो, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, या जो भी आपके डाउट है, आप हमसे किसी भी समय पे फोन लगा के उन चीजों का परामर्श करके निराकरण पा सकते हैं। करना क्या है बच्चों, आपको अच्छे से वीडियोस देखना है, अपने मन लगा के पढ़ाई करनी है, और निश्चित रूप से आपका अच्छा पेपर जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें। लाइव क्लासेस भी चलती हैं हमारी बच्चों, रोज सुबह और शाम को भी लाइव क्लासेस होती हैं। उन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें, उसमें आपका ही फायदा होने वाला है। धन्यवाद।